ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. તો આપણે લોકોક્તિયાની પરિભાષા. લોકોક્તિયા એટલે શું? તો કે નાની એવી કહેવત હોય, બરાબર, અથવા કોઈ પ્રચલિત વાક્ય હોય, એને આપણે લોકોક્તિયા કહીએ છીએ. तो જોઈએ, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकिक कहते हैं या तो कहावत कहते हैं. अब कोई भी ऐसा कोई विशिष्ट स्थान हो जो प्रसिद्ध हो तो उसको कथन करने के लिए हम लौकिक कहते हैं. दूसरे शब्द में बोलिए तो जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है, मतलब कोई ऐसा कथन है, कुछ बोला है, वो किसी प्रसंग में विशेष से उद्धृत किया जाता है तो उसको लौकिक कहलाता है. इसी को ही हम कहावत कहते हैं. उदाहरण, कहावत मतलब गुजराती में આપણે જે कहावत કહીએ છીએ એ જ આ लौकिकतिया. उदाहरण देखिए, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा. इन पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता. यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता. कोई भी कठिन काम हो तो सब मिलकर करते तो पूरा हो जाता है, लेकिन अकेले करता है तो पूरा नहीं होता. ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया है. दूसरा सेम में अभी टेक्स्ट बुक नहीं आई है, और टेक्स्ट बुक आई है तो अभी हमें उसका आगे का नहीं अभ्यास करना है. अभी ग्रामर देख लेते हैं थोड़ा, बराबर. कठिन काम पूरा नहीं होता. लोकोक्तिया शब्द लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन. संस्कृत में लोकोक्तिया अलंकार का एक भेद भी है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्तिया को कहावत कहा जाता है. चूंकि लौकिक का जन्म व्यक्ति द्वारा न होकर लोक समुदाय द्वारा होता है, अतः लौकिकता की रचनाकार का पता नहीं होता कि ये किसने बनाई है. इसीलिए अंग्रेजी में इसकी परिभाषा दी है कि अ प्रोवर्ब इज द सेइंग विथआउट एन ऑथर. अर्थात लोकोक्तिया ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता, एનું कोई लेखक होતું નથી. बृहद हिंदी कोश में लोकोक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है. विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक कथा, ऐतिहासिक व्यक्तियों के एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों और लोक विश्वासों के आदि पर आधारित चुटीली सारंगभीर संक्षिप्त लोक प्रचलित ऐसी उक्तियाँ जो लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि, विरोध, सीख या भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है. જે આપણો અનુભવ છે, જે આપણે લોકો પાસેથી શીખ્યા છીએ, જે ઇતિહાસમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ, એનું સંક્ષિપ્તમાં આપણે કોઈ પણ વાક્ય લખીએ એને આપણે લોકોક્તિયા કહીએ છીએ. જેના દ્વારા આપણને કંઈક શીખવા મળે, કાં તો કોઈ પણ બાબતનો આપણે વિરોધ કરીએ, એવું કોઈ કથન હોય એને આપણે लोकोक्तिया कहिए છીએ. लोकोक्ति के लिए यद्यपि सबसे अधिक मान्य पर्याय कहावत ही है. कुछ विद्वानों की राय है कि कहावत शब्द कथावृत्त शब्द से विकसित हुआ है, अर्थात कथा पर आधारित वृत्त अथवा कहावत उन्हीं लोकोक्तियों को कहा जाना चाहिए जिन्हें मूल में कोई कथा रही हो, मतलब उसके पीछे कुछ रहा हो, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा या अंगूर खट्टे होना. तो ये कथाओं पर आधारित लोकोक्तिया है. फिर भी आज हिंदी में लोकोक्तिया के कहावत शब्द परस्पर समानार्थी शब्दों के रूप में प्रचलित हो रहे हैं. लोकोक्ति किसी घटना पर आधारित होती है, इसके प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करती है. लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना तो होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चली आती है, तब लोकोक्तिया हो जाती है. लोकोक्ति की प्रमुख अभिलक्षण क्या है? तो लोकोक्तिया ऐसे कथन या वाक्य है जिसमें स्वरूप में समय में अंतराल के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ. इतना सारा समय चला गया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव लोकोक्ति पर नहीं पड़ता. इसके विपरीत मुहावरों की संरचना में परिवर्तन देखा जा सकता है. उदाहरण के लिए अपना सा मुंह लेकर रह जाना. तो मुहावरे की संरचना में लिंग भी है, वचन भी है, आदि व्याकरण की कोटि से प्रभावित होता है. जैसे कि लड़का अपना सा मुंह लेकर रह गया, लड़की अपना सा मुंह लेकर रह गई, तो पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता. उदाहरण के लिए यह मुंह मसूर की दाल
लौकिक का प्रयोग प्रत्येक स्थिति में यथावत बनता है, जैसे कि है तो चपरासी पर कहता है कि लंबी गाड़ी खरीदूंगा, यह मूंग और मसूर की दाल है। लोकोक्ति एक स्वर पूर्व रचना है, ये एक पूरे कथन के रूप में सामने आती है। भले ही लोकोक्ति या वाक्य संरचना में सभी नियमों का पूरा न करे, पर अपने वह एक पूर्ण उक्ति है, जैसे कि जाको राखे साइया मारी सके ना कोई। लोकोक्ति एक संक्षिप्त रचना है, छोटी सी है। लोकोक्ति अपने में पूर्ण होने के साथ साथ संक्षिप्त भी है, छोटी सी है। आप लोकोक्ति में से एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही लिख सकते हो। इसीलिए लोकोक्ति का विद्वानों में गागर में सागर भरने की उक्तियां कहा है। लोकोक्तियां सारंगभीत एवं साभिप्राय होती है। इन्हीं गुणों के कारण लोकोक्तियां लोक प्रचलित होती है। लोकोक्तियां जीवन के अनुभव पर आधारित होती है तथा ये जीवन अनुभव देश काल की सीमाओं से मुक्त होते हैं। जीवन के जो अनुभव भारतीय समाज में रहने वाले व्यक्तियों को होते हैं, वही अनुभव यूरोपीय समाज में रहने वाले व्यक्ति को भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लोकोक्तियां अनुभूति लगभग समान है। एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, तो ओल्ड इज गोल्ड। जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है। लोकोक्ति का एक और प्रमुख गुण है कि उनकी सजीवता, इसीलिए वे आदमी के जुबान पर चढ़ी होती है। लोकोक्तियां जीवन में किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करती है, जिसे समाज का हर व्यक्ति परिचित होता है। सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों से जुड़े होने से कारण अधिकांश लोकोक्तियां लोकप्रिय होती है। चुटिलापन भी लोकोक्ति का प्रमुख विशेषता है। उनमें एक पेनापन होता है, इसलिए व्यक्ति अपनी बात की पुष्टि के लिए लोकोक्ति का सहारा देता है। तो अब मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो मुहावरे और लोकोक्ति, तो मुहावरे वाक्यांश में होते हैं, मुहावरे होते हैं वो वाक्य में होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होता, जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना, कलम तोड़ना आदि। जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तब वे संरचनागत पूर्णता प्राप्त करते, जैसे कि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है, इनमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। भाषा में प्रयोग की दृष्टि से विद्यमान रहती है, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, मेन पार्ट होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्यों में अंतर्गत ही संभव है। लोकोक्तियां एक पूरे वाक्य में रूप में होती है, इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है, जયારે लोकोक्तियां वाक्यों में लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। ये दोनों सेम है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे को रूप में लिंग, वचन, काल आदि का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि आंखें पथरा जाना। प्रयोग, पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गई। जबकि लोकोक्तियां में प्रयोग के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए। प्रयोग, वह अपनी योग्यता की डींगे मारता रहता है, जबकि वह कितना योग्य है सब जानते। उसके लिए तो ये कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्धु गागर होय वधारे छलकाय। मुहावरों का अंतप्राय इन्फिनिटिव ना युक्त क्रियाओं के साथ होता है, जैसे कि हवा हो जाना, होश उड़ जाना, सिर पर चढ़ना, हाथ फैलाना आदि। जबकि लोकोक्ति के लिए कोई शर्त जरूर नहीं है, चूंकि लोकोक्तियां स्वरंत पूर्ण वाक्य है। उनका अंत क्रिया से किसी भी रूप से हो सकता है, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, आ बेल मुझे मार, इसे हाथ दे उसे हाथ ले, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा करती रहती है। तो मुहावरे की किसी स्थिति या क्रिया को संकेत करते हैं, जैसे कि हाथ मलना, मुंह फुलाना, जाकि लोकोक्तियां जीवन में भोगे हुए यथार्थ व्यंजित करती है, जैसे कि न रहेगा बास न बजेंगी बांसुरी, ओस चाटे से प्यास नहीं बुझती, नाच न जाएंगे आनंद टेढ़ा। मुहावरे किसी भी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। लोकोक्तियां प्रयोग किसी कथन या खंडन या मंडन में प्रयुक्त किया जाता है। मुहावरों से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यांत होता है, जो लक्षणा शक्ति से निकलता है, जबकि लोकोक्तिया का अर्थ व्यंजना शक्ति से निकलता है, कारण व्यंग्यार्थ के स्तर पर होता है। मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते, अतः उनके व्याख्यात और मुख्यार्थ का स्वीकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि ओखली में सिर देना, घाव पर नमक छिड़कना, छाती पर मुख दलना, ये हम कर नहीं सकते। जबकि लोकोक्तियां उक्तियां होती है, तर्कपूर्ण होती है।
कुछ लोकोक्तियाँ तथ्य शून्य भी हो सकती है, जैसे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, आम के आम गुठलियों के दाम। तर्क शून्य है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो ये तर्क नहीं है इसमें कुछ। मुहावरे अतिशय पूर्ण नहीं होते, लोकोक्तियाँ अतिशयोक्ता बन जाती है। अब यहाँ कुछ लोकोक्तियाँ व उनके अर्थ तथा उसका प्रयोग दिया जा रहा है, उसको हम समझते हैं। तो अ से है लोकोक्तियाँ, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब कि मुखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। प्रयोग, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसीलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा मतलब कोई पढ़ा चुका नहीं है, तो थोड़ा पढ़ा चुका कोई व्यक्ति है तो उसको ही लोग गुरु बना देते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कि अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। प्रयोग, मैं जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने करने का है वह जरूर करूँगा। तीसरा है, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर जरूर करता है। जैसे कि रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, ये तो बड़ी बात हुई कि अधजल गगरी छलकत पाए। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। प्रयोग, सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों के अभिभावक की एक भी नहीं सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाते हैं। प्रयोग, मालिक आगरा का है, इसलिए उनके आगरावासी को ही नियुक्त कर लिया है। ये तो वही बात हुई कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, मतलब जो अपना गांव का है उसको ही जॉब पे रखता है, उसको ही काम देता है। उसके बाद है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब मन चाहे बात हो जाना। अभी मैं विद्यालय में अवकाश लेने की सोच ही रहा था, मतलब कि छुट्टी लेने की सोच ही रहा था कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में छुट्टी है। यह तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे दो आंख। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। मुन्ना को समझाना तो अंधे के आगे रोना है, अपना दीदा खोना वाली बात है। अंधी पीसे कुत्ते खाए, मतलब कि मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। रजनी अपने आप को बुद्धिमान समझती है, किंतु उसका काम अंधी पीसे कुत्ते खाए वाला है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा, तो जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। प्रयोग, मनोज की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है, वहाँ तो कहावत चलित होती है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। जो मैनेजर है उसका और जो पट्टा वाला है उनका दोनों का पगार कैसा है, सेम। अक्कल के अंधे गांठ के पूरे, बुद्धिहीन किंतु धनवान। सेठ जी तो अक्ल तो अंधे है, अक्ल तो है नहीं, लेकिन गांठ के पूरे है, मतलब किंतु पैसादार है। अक्ल बड़ी या भैंस, तो बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। ये कहानी को सबने पढ़ी होगी कि खरगोश ने अपनी अक्ल से शेर को कुएं में कूदा दिया था। यह कहावत मस्तूर भी है कि अक्ल बड़ी या भैंस। अति सर्वत्र व्यजनते, मतलब कि किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अधिकांश बच्चे परीक्षा के समय रात दिन पढ़ते हैं, बाद में बीमार पड़ते हैं। यह कहावत सही है कि अति सर्वत्र व्यजते, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, कोई काम नियम कायदे से नहीं होना। तो इस ऑफिस में तो जिसके मन में आता है वह करता है, इसी को कहते हैं कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब कि अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। तुम अपने मोहल्ले में बहादुरी दिखा रहे हो, अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है यार। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। विवेक ने श्रीनाथ जी से कहा, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करना, खुद ही करना। रामू हमेशा अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बटता है। अमानत में खयानत, मतलब किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना।
प्रयोग। अध्यापक ने हमें बताया कि अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं होती। 80 की आमद 84 की खर्च, मतलब आमदनी से अधिक खर्च। प्रयोग। राजू के तो 80 की आमद 84 का खर्च है, इसलिए उसके वेतन घर का खर्च नहीं चलता। अपनी करनी पार उतारनी, मतलब मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। आज का अपना प्रवचन करते हुए स्वामी जी ने समझाया कि जो जैसा करता है वैसा ही उसे परिणाम मिलता है। इस संसार सागर के पार जाने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरने वाली बात ही है, जीवन में सत्य होती है। असरफिया लूटे कोयलों पर मुहर। एक तरफ फिजूल खर्चे है, दूसरी ओर एक एक पैसे पर रोक लगा रहे हैं। तो सत्येंद्र रोज होटल में दारू और जुए की हजारों रुपये उड़ा देता है, लेकिन बेचारे कामगारों को अपना मेहनताना देने की बात आती है तो आनाकानी या तो बहानेबाजी बनाता है। इसे कहते हैं एक तो असफिया लूटे और दूसरी ओर कोयलों को डांटे। कोयलों पर मुहर। अपना ढेंढर न देखे और दूसरे की फूली। अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना। अब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। काम करने पर उतारू होना, मतलब कि जब मैंने देश सेवा का व्रत ले लिया तब जेल जाने से क्यों डरना। जब ओखली में सिर डाली दिया है तो तब मुसलों से क्या डरना। आ बेल मुझे मार, स्वयं मुसीबत को सामने आना। लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तुम आधी आधी रात तक अकेले बाहर घूमे रहते हो। यह तो यही बात हुई कि आ बेल मुझे मार। आंखों के अंधे नाम नयन सुख। गुण के विरुद्ध नाम होना। उसका नाम तो करोड़ी मल है, परंतु यह पैसे पैसे के लिए मारा मारा फिरता है। इसे कहते हैं आंखों में अंधे नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना। एक मियाँ जी का नाम था शेरमार खा। वे अपने दोस्तों के साथ गप मारते थे। इतने में घर के भीतर बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हुई लड़ पड़ी। सुनते ही शेरमार खा थर थर कांपने लगे। यह देखकर एक दोस्त ठाठ कर हंस रहा, बोला कि वाह जी शेरमार खा, आपके लिए तो यह कहावत बहुत ठीक है। आँख का अंधा नाम नयन मुख। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब मूर्ख किंतु धनवान। आप इस मकान का बहुत ज़्यादा दाम मांग रहे हैं। इसे तो वह खरीदेगा जो आँख के अंधे हो और गांठ के पूरे हो। आग लगन के झोपड़ा जो निकले सो, मतलब लाभ नुकसान होते होते जो कुछ बच गया वहीं बहुत है। किसी के घर चोरी हुई, चोर नकद और जेवर उठा के ले गए, लेकिन बर्तनों जब हाथ साफ करने लगे तब उनकी झंझनाहट सुनकर घर के लोग जाग उठे। देखा तो कीमती माल सब गायब। घर के मालिकों ने बर्तनों पर आंखें डालकर अफसोस करते हुए कहा कि खैर हुई, ये तो बर्तन तो बच गए। आग लगने से झोपड़ा तो जो निकले सो लाभ। यदि ये भी चले गए होते तो कल पता कि खाना क्या होता। खाना किसमें बताते। आगे नाथ न पीछे पगहा। किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। अरे तुम चक्कर न मारोगे तो और कौन मारेगा। आगे नाथ न पीछे पंगा, बस मौज किए जा रहे हो। आम के आम गुठलियों के दाम, अधिक लाभ होना। सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदे और पास होने पर आधे दामों पर बेच दिया, तो आम का आम हुआ और पास होने पर आधे दाम भी ले लिया। आगे कुआ पीछे खाए, दोनों तरफ विपत्ति या तो परेशानी होना। सूरज के सामने तब आगे कुआ पीछे खाए वाली बात हो गई, जब बदमाशों ने कहा कि या तो तुम गोली खाओ या तो सारा सामान मुझसे दे दो। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक। वैरागी का स्वभाव, पुरुष मनमौजी होते हैं। उस वैरागी के स्वभाव में के मनुष्य जब अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दे दी थी, तब उसकी प्रशंसा करते हुए लोगों ने कहा, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक। आज हमारी कल तुम्हारी, जीवन में विपत्ति सब पर आती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि समय सदा बदलता रहता है। आज हमारी तो कल तुम्हारी। आधी छोड़ सारी को घावे, आधी रहे न सारी पावे। अधिक लालच करना बुरा होता है। अधिक वेतन के चक्कर में रामू ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब उसकी वो नौकरी भी छूट गई। ये तो वही कहावत हो गई कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी फावे। आप काज महाकाज, अपना काम स्वयं करना ठीक रहता है। राजू अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ता, उसे स्वयं करता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि आप काज महाकाज। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास,
आश्चर्य कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग गए। मतलब कि जो काम करने आए थे वो काम छोड़कर जो व्यर्थ कार्य है उसको करने बैठ गए। सेठ हेमचंद अपने परिवार को लेकर गए थे तो मसूरी प्रकृति का आनंद उठाने, पर लालच के पीछे छोड़ा और वहां जाकर भी सारा समय होटल में बैठे रहे और फोन पर धंधे की बात करने लगे। ऐसे लोगों के लिए यही कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। आप भला तो जग भला, मतलब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो दूसरों को भी अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम्हारे पिताजी बहुत ईमानदार है, इसीलिए सबको ईमानदार समझते, इसीलिए कहा जाता है कि आप भले तो जग भला। असम्मान से गिरे खजूर में अटके, एक मुसीबत खत्म न हुई तो पहली दूसरी मुसीबत आ गई। पिछले माह के सेठ राम रतन को पुलिस ने काला बाजारी के जुर्म में पकड़ा था। अभी उस झंझट से मुक्त भी नहीं हुए थे कि कल उनके यहाँ इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई। अब बेचारे सेठ जी का क्या होगा, क्योंकि उनकी हालत तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हो गई। आप डूबे जग डूबा। जो स्वयं बुरा होता है उसको दूसरा कोई भी बुरा समझता है। आग लगाकर जमालों को दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, आधा तीतर आधा बटेर, बेमल स्थिति, कुछ ना कर सकना। ओछे के प्रीत बालू की भीत, नीचों का प्रेम श्रणिक। ओश चाटने से प्यास नहीं बुझती, मतलब अधिक कंजूसी से काम नहीं होता चलता। बाद में है इतनी सी जान गज भर की जुबान, बहुत बड़बड़ कर बातें करना। 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करते लगती, दादाजी बोले इतनी सी जान गज भर की जुबान, इधर कुआं उधर खाई, हर तरफ विपत्ति होना। न बोलने में बुराई है न बोलने में भी। ऐसे में मेरे सामने इधर कुआं और इधर खाई है। इतने तिलों में तेल नहीं निकलता, कंजूसों के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तुम यहाँ व्यर्थ ही आए हो मित्र, ये तुम्हारे कुछ नहीं देंगे, इन तिलों में से तेल नहीं निकलेगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की बातें विचित्र है। कहीं बेचारे फुटपाथ पर ही रातें गुजारते हैं तो कहीं भव्य बंगलों में आनंद करते हैं। सच है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, मतलब बदला चुकाना। अशोक ईंट की लेनी पत्थर की देने वाले स्वभाव का आदमी है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, कोई अमीर होता है कोई गरीब आदमी होता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। संसार में सभी लोग एक नहीं होते, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है। अमीर गरीब हर जगह होते हैं। सब ईश्वर की माया, कभी धूप कभी छाया। इस हाथ दे उस हाथ ले, लेने का देना। प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी से कहा, आप मेरे भाई को अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लीजिए, मैं आपके बेटे को स्कूल में एडमिशन कर दूंगा। इसे कहते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले। उल्टा चोर कोतवाल तो डांटे, अपराधी निरपराध तो डांटे। एक तो पूरे वर्ष की पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये थी लोकोक्तियाँ, और उसको हम गुजराती में कहते हैं कहावत। तो ये इसलिए थी क्योंकि आपको समझ में आए कि कहावत कैसी होती है, कैसे लिखी जा सकती है। ओके, तो इसीलिए आपको ये समझाया था। आपको कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था। आपको लोकोक्तियाँ है वो जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे वृद्ध लोग हैं, दादा दादी, उसके भी आगे की पीढ़ी, वो लोगों ने जो देखा उस पे जो लोकोक्तियाँ लिखी हुई है वो दूसरों के लिए काम में आई। उसके बाद उसको प्रचलित किया गया, बाद में हम उसको बोलते हैं। लोकोक्तियाँ है उसमें आप कोई भी अपना शब्द डाल नहीं सकते, वो जैसी है वैसी आपको बोलनी है तो लिखनी चाहिए। लोकोक्तियाँ लिखने से निबंध में, वार्ता में अच्छा प्रभाव पड़ता है और भाषा की सज्जता होती है, इसीलिए हम लोकोक्ति का उपयोग करते हैं। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। आपको कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था। इसमें फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि इसको क्या कहते हो। ओके, यह सिर्फ आपके ग्रामर में आता है तो इसीलिए आपको समझाने के लिए ये लेक्चर था। बाद में जब सेमेस्टर 2 की जब बुक आएगी तो तब हम सेमेस्टर 2 की पढ़ाई करेंगे। ओके, क्लियर।
थैंक यू।